बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट एन एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. एलिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं। इस ऐसे में हम देखेंगे अबाउट ऑथर नेमली टी.एस. एलिट के बारे में, की फैक्ट्स ऑफ द ऐसे, और ऐसे की जो डिवीज़न है वो 3 पार्ट्स में हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। टी.एस. एलिट, जिसका फुल नेम है थॉमस स्टैन्स एलिट, इसकी डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1888 है और डेथ इसकी 4 जनवरी 1965 है। ये एक अमेरिकन इंग्लिश पोइट, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे और लीडर थे मॉडर्निज्म मूवमेंट के। मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री, और इसके जो फेमस वर्क है द वेस्ट लैंड 1922 एंड 4 क्वार्टेट्स 1943, और इसकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुई थी उसी की वजह से इसे पॉपुलैरिटी मिली थी, वो थी 4 क्वार्टेट्स। और जो अवार्ड्स में से मिले थे वो थे ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज़ इसे मिले थे लिटरेचर में। हिज वर्क बुक ऑफ पोएम्स, हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स दैट वाज प्रूफ रॉक एंड द अदर ऑब्जर्वेशंस, जिसको पब्लिश कराया गया था 1917 में। इसकी फ़र्स्ट बुक थी और इस पर इसने एक पोएम भी लिखी थी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ रॉक। उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इमीडिएटली इस्टेब्लिश्ड हिम एज अ लीडिंग पोइट ऑफ द एवेंट कैर विद द पब्लिकेशन ऑफ द वेस्टलैंड इन 1922। इस ऐसे की अगर की फैक्ट्स की बात करें, पहला पॉइंट है, ये ऐसे सबसे पहले पब्लिश कराया गया था द इगोइस्ट, जो कि एक लिटरेरी मैगज़ीन है 1919 में, और इसके बाद इसके अपने एक बुक में इसको पब्लिश कराया गया था द सेक्रेड वुड इन 1920। मीन्स एलिट का अपना एक बुक था, उसमें से पब्लिश कराया गया था। द एसे इज़ आल्सो अवेलेबल इन एलिट सेलेक्टेड प्रोज एंड सेलेक्टेड एसेज, तो ये उसमें भी आपको मिल जाएगा। और ये जॉनरा की अगर बात करें तो ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। द एसे इज़ एन अटैक ऑन अ सर्टन क्रिटिकल व्यू ऑफ रोमांटिसिज्म, तो ये एक अटैक है रोमांटिक व्यूज़ पे। मतलब रोमांटिसिज्म्स का ये मानना था, उनके ये व्यूज़ थे पोइट्री से रिलेटेड, उन पे ये अटैक है। मतलब रोमांटिक का ये कहना था कि पोइट्री, जो रोमांटिसिज्म मूवमेंट के जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उनका ये कहना था कि पोइट्री इज़ द ओवरफ्लो ऑफ योर इमोशंस। तो ये उस पे एक अटैक था पोइट्री पे, तो उसको डिपेंड करने के लिए ये ऐसे टी.एस. एलिट ने लिखा है। और ऐसे जो डिवीज़न हुई है, जो मैंने बताया था 3 पार्ट्स में हुई है। द फर्स्ट वन इज़ कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, और उसके बाद थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, लास्ट में कंक्लूजन। आइए देखते हैं इसकी जो डिवीज़न है 3 पार्ट्स में हुई है, वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। So the first point, Elit says that the English don't see the word tradition in a positive way. When the English praise a poet, they praise him for those aspects of his work that are individual and original. But if they examine it critically, they will realize that the best and the most individual part of a poet's work bears the influence of the writers of the past. So पहले पॉइंट में एलिट ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश मैन जो है वो पोइट की जब भी तारीफ़ करते हैं तो पोइट के उस वर्क की तारीफ़ करते हैं, मतलब उस काम की तारीफ़ करते हैं जो इनफरादियत रखता हो, जो इंडिविजुअलिटी रखता हो, जो बहुत ही ओरिजिनल होता है, जो दूसरे पोइट्स के काम से अलग होता है, वो उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर वो क्रिटिकली उसके सारे वर्क को एग्ज़ामिन करे कि काम का वो हिस्सा, वो वाला हिस्सा जो उसने अपने एंसेस्ट्रल के अंडर इन्फ्लुएंस लिखा है, जो उसने अपने पास्ट पोइट्स के अंडर इन्फ्लुएंस लिखा है, तो वही उस पोइट के रिटन वर्क का बेस्ट पार्ट है। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। और अगले 2 पॉइंट्स, ही सेज मीन्स टी.एस. एलिट सेज दैट इफ दिस इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन इज इमिटेशन देन सच अ वर्क मस्ट बी डिस्करेज्ड। And the third point, according to T.S. Eliot, tradition cannot be inherited, it is learned by hard work. Only those who can learn tradition have the historical sense, which means that one must know the whole literature of Europe from Homer to the present day. तो इन लाइंस का मतलब ये है कि पोइट को ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, और ये ज़रूरी है उसके पोइट्रिक प्रोसेस के लिए, उसकी अच्छी पोइट्री प्रोड्यूस करने के लिए, कि वो ट्रेडिशन को फॉलो करे, कि वो अपने एंसेस्टर्स के जो अंडर इन्फ्लुएंस लिखे, मतलब अपने एंसेस्टर्स के अंडर इन्फ्लुएंस लिखे। लेकिन अगर वो ट्रेडिशन ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे इमिटेट कर रहे हैं, मीन जैसे नकल कर रहे हो,
तो फिर ये काम की नहीं। ट्रेडिशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि किसी के काम को आप इमिटेट करो, बल्कि ट्रेडिशन का मतलब है कि आप उन सारे पास्ट जो राइटर्स हैं उनको पढ़ो और ये देखो कि कौन सी टेक्निक यूज़ की है उन राइटर्स ने जो जिन्होंने लिखा है पास्ट में। उन टेक्निक्स को दो, उन टेक्निक्स को देख के लिखो। सो किसी किस्म की लिटरेरी एलिमेंट्स इस्तेमाल मींस उन्होंने कैसे किए थे, लिटरेरी जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे यूज़ किए थे, किस तरह मोमेंट्स में वो काम कर रहे थे, ये सब एनालाइज़ किया जाए और फिर उस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए, फिर उस वर्क पे वर्क करें, मींस उस काम को काम करे। सो ट्रेडिशन डजंट मीन इमिटेशन। और जो ट्रेडिशन है वो इनहेरिटेड नहीं होती, उसको सीखा जाता है। मतलब हार्ड वर्क से पास्ट के जो पोइट्स के वर्क को एनालाइज करें, उनको देखें कौन से टेक्निक यूज़ हुए हैं या होते हैं, तो उनको एनालाइज करके फिर अपना काम लिखें। दैट्स द बेस्ट वे दैट यू डोंट इमिटेट द वर्क ऑफ पास्ट पोइट्स। फोर्थ पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि नो पोइट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. So fourth point का मतलब ये है कि किसी भी लिटरेचर या राइटर को हम आइसोलेटेड फॉर्म मींस अलग फॉर्म, जो अलग फॉर्म है उसमें जज नहीं कर सकते जब तक हम उसके एंसेस्टर्स के पास्ट पोइट्स के या आर्टिस्ट से रिलेट ना करें। तो हम किसी भी तरह से उसके जो सिग्निफिकेंस है, जो सिग्निफिकेंस ऑफ जज नहीं कर सकते। किसी भी राइटर को, जो कि राइटर का वर्क है, उसको हम जज नहीं कर सकते। अलबत्ता किसी भी राइटर के वर्क को पास्ट पोइट्स के वर्क के साथ कंपेयर करना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट में, ट्रेडिशन इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग एंड ग्रोइंग एवरीवेयर। एवरी ग्रेट पोइट लाइक वर्जिल, डेंटे एंड शेक्सपियर added something to the literary tradition. And he further says that the sense of tradition doesn't mean that the poet should know only few great poets. He must also realize that literary trends are not determined by the great poets alone. Smaller poets are also important. They should not be ignored. अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो बड़े पोइट्स हैं, मीन्स जो फेमस पोइट्स हैं, आप उनको स्टडी करो, उनसे जो है उनकी जो टेक्निक्स है उनसे हेल्प लो। नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जो स्मॉलर पोइट्स हैं उनको भी स्टडी करो, उन्होंने कौन से टेक्निक यूज़ किए, उनके जो तौर तरीका था लिखने का, उनको देखो। सो फिफ्थ पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि द स्मॉलर पोइट्स दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब आते हैं थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। सो ये सेकंड डिवीज़न है, सेकंड पार्ट है इस ऐसे का। Eliot says emotions in poetry remain very complex, and the poet's emotions may be simple, and a poet has to deal with universal emotion. When a poet becomes personal while writing poetry, he will be considered a bad poet. But when a poet escapes from his emotions, the great poets means creation comes out. There is always a difference between artistic emotions and personal emotions. As it's too easy, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि अपने इमोशन से हट कर काम करना चाहिए। मतलब जो पोइट है, जो लिखता है, उसको अपने इमोशन से हट कर काम करना चाहिए। उसे अपने पर्सनल जो इमोशंस है उसको ऐड नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो रिफ़्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब पोइट को यूनिवर्सल इमोशन के साथ डील करना होता है। दिस इज़ द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अगले लाइन में, ऑर टू अ नाइट एंगल बाय जॉन कीट्स। अब यहाँ पे टी.एस. एलियट ने एक एग्जांपल दी है, किसकी? जॉन कीट्स की, जिसने एक पोएम लिखा था ऑर टू अ नाइट एंगल। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है जॉन कीट्स ने क्या किया है, जॉन कीट्स ने अपने पर्सनल इमोशंस को ऐड किया है। तभी ये जो टी.एस. एलियट है उसने क्रिटिसाइज़ किया है, उसने एक एग्जांपल दी है कि आप जब ये पढ़ेंगे तो इसमें जॉन कीट्स ने क्या किया, अपने पर्सनल इमोशंस को ऐड किया है। सो ये जो है एक पोइट की निशानी नहीं होती। अपने पर्सनल इमोशंस को साइड पे रख के, उनसे हट के जो है यूनिवर्सल इमोशन के साथ डील करना चाहिए। सो दैट्स द रिकग्निशन ऑफ द बेस्ट पोइट एंड रिजेक्ट्स द विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ
पोइट्री। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री, उसने पोइट्री के बारे में क्या कहा था ये भी आप लोग आई होप पढ़ चुके हो। जो उसने ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। तो ये सा जो डिफिनेशन है पोइट्री का जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था, टी.एस. एलिट जो है इसे रिजेक्ट करता है। टी.एस. एलिट क्या कहता है कि पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लॉस ऑफ इमोशंस but an escape from emotions. It is not the expressions of the personality but an escape from personality. So I hope its definition is too easy. अब लोगों को समझ आई होगी कि टी.एस. एलिट ने पोइट्री की क्या डिफिनेशन दी है। एंड टी.एस. एलिट points out that in the poetic process there is only concentration is needed. फिर टी.एस. एलिट क्या करता है, साइंटिफिक एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझाता है, एग्जाम्पल देके हमें समझाता है। तो क्या कहता है, एलिट एक्सप्रेसेस दिस व्यू विद अ साइंटिफिक एनालॉजी सजेस्टिंग अ फिलामेंट ऑफ प्लेटिनियम टू रिप्रेजेंट द पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड टू symbolize the emotions and feelings of the author at hand whilst writing his work. In this scientific experiment, the outcome would produce sulfuric acid, but as Elliot stresses to highlight, there would be no trace in the product whatsoever of the filament of platinum, and therefore the personality of the author in the finished literary work. Elliot distinguishes the personality of the author and his creative mind, stating that the better an artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates. तो इसका मतलब ये है कि अगर दो गैसेस को मिक्स किया जाए, ऑक्सीजन और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, तो इन द प्रोसेस ऑफ प्लेटिनियम तो सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट होता है या बनता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में प्लेटिनियम अनइफेक्टेड रहता है, ना उसकी ट्रेस को इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब प्लेटिनियम जो है अनइफेक्टेड रहता है। तो उसी तरह जो पोइट जो होता है उसका जो माइंड होता है वो भी पोइटिक क्रिएशन करता है, तो उसका माइंड भी अनइफेक्टेड रहता है। उसका जो माइंड है उस पोइटिक प्रोसेस पे नहीं पड़ा, मतलब उसके अपने पर्सनल इमोशंस उस पोइटिक वर्क पे इफ़ेक्ट नहीं करता या नहीं पड़ता, उसके पोइटिक वर्क पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सो दिस वाज एन एग्जांपल फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू विच टी.एस. एलिट गेव। लास्ट में कंक्लूजन आता है। एलिट कंक्लूड्स दैट द पोइट्री इज़ ओनली कैपेबल ऑफ सरेंडरिंग देमसेल्व्स टू देयर वर्क इफ़ दे हैव एक्वायर्ड अ गुड सेंस ऑफ ट्रेडिशन। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, एंड ही इज़ नॉट लाइकली टू नो what is to be done unless he lives in what is not merely the present but the present moment of the past, unless he is conscious not of what is dead but of what is already living. तो पोइट जो है इम्पर्सनैलिटी कैसे अचीव कर सकता है ये बताया जा रहा है इसमें। पोइट इम्पर्सनैलिटी कैसे अचीव कर सकता है, जब वो अपने आप को अपने काम के सामने सरेंडर कर दे। और वो सरेंडर कैसे कर सकता है, जब उसमें बहुत अच्छी ट्रेडिशन की सेंस होगी। अब ये अच्छी ट्रेडिशन से मुराद क्या है, मतलब जो अगर उसने जो पुराने पोइट्स है उनकी स्टडी की होगी, जो चाहे वो बड़े पोइट्स हो या स्मॉलर पोइट्स हो, उनको पढ़ा हो, उनके जो तौर तरीके थे लिखने का उनको देखा हो, उनके टेक्निक्स को अपनाया हो, तो ये जो है जो अच्छी ट्रेडिशन की सेंस में आता है। और पोइट को तब तक नहीं पता चलेगा कि उसने क्या लिखा है, क्या क्रिएट कर दिया है, जब तक कि उसके पास्ट के सेंस नहीं होगी। मतलब उसके पास जब तक पास्ट की सेंस नहीं होगी, जो माजी की सेंस है वो नहीं होगी, और जो प्रेजेंट है उसकी सेंस नहीं होगी। यानी ट्रेडिशन की सेंस होनी चाहिए, चाहे पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो। मतलब या अभी के जो पोइट्स हैं उनके तौर तरीके भी देखें, और जो पास्ट में जो गुज़र चुके हैं, जो मर चुके हैं, उन पोइट्स के तौर तरीके देखें कि उन्होंने किस तरह लिखा था। तो फिर जाके वो एक अच्छा पोइट बन सकता है, अच्छा लिख सकता है। सो दीज ऑल आर टोल्ड बाय टी.एस. एलिट। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा अबाउट दिस एसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।